ओके, हेलो एवरीवन। चलो, आज आई होप कॉस्ट ऑफ मटेरियल का आखिरी क्लास होने वाला है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल का आज आखिरी क्लास होने वाला है थ्योरी, जिसमें मात्र दो टॉपिक बचा हुआ है, जिसको अपने क्या है, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। पिछले क्लास में अपने क्या किए थे, कॉस्ट मेथड किए थे। इसका मतलब फीफो मेथड एंड लीफो मेथड किए थे, जिसको कॉस्ट मेथड के नाम से जाना जाता था। और इसमें अपने क्या करेंगे, एवरेज मेथड। तो एवरेज का दो है मेथड, जो दो टाइप्स हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो इसमें अपने एवरेज मेथड के दोनों ही मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं सिंपल एवरेज मेथड। क्या है सिंपल एवरेज मेथड? लिखता है वेयर देयर आर मेनी वेरिएशंस इन परचेज प्राइसेस। वेयर देयर आर मेनी वेरिएशंस इन परचेज प्राइसेस, मतलब अगर परचेज प्राइस में काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, यानी एक मटेरियल मेरे पास 3 में आया तो दूसरा मटेरियल 5 में आया, फिर तीसरा लॉट ऑफ मटेरियल 7 में, 9 में, 12, 14, इस तरह से, मतलब प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और फ्लक्चुएट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है, तब जाके ये मेथड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देन दिस मेथड इज़ यूज्ड। ओके, एक बात समझो, इन दिस मेथड क्या बोलता है ये, कि जब भी हम लोग इशू करेंगे, क्या बोला, कि जब भी अपने यहाँ पे इशू करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब भी अपने इशू करेंगे, उसके पहले पहले जितने भी मेरे पास रिसीप्ट हैं, जितने भी मेरे पास रिसीप्ट हैं, उन सब का एवरेज करेंगे। उन सब का क्या करेंगे, एवरेज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 1 तारीख को कोई सामान आया 5 रुपया करके, 3 तारीख को कोई सामान आया 7 रुपया करके, फिर मान लो 7 तारीख को सामान आया 9 रुपया करके, और मुझे 11 तारीख को इशू करना है, ठीक है, तो हम अपने क्या करेंगे, जो 11 तारीख को इशू करेंगे उसमें अपने 5 + 7 + 9 ये तीनों का एवरेज कर देंगे, यानी 21/3 दैट इज इक्वल टू, उससे अपने 7 रुपीज़ पर यूनिट अपने बेचेंगे, यानी इशू करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना सिंपल एवरेज मेथड। ओके ओके, तो यही बोलता है कि दिस रेट इज़ अप्लाइड, जो अपने रेट निकालेंगे वही फिर मटेरियल को इशू करने के लिए लगा देंगे, मटेरियल को इशू करने के लिए लगा देंगे। जो अपना रेट 7 रुपये निकला, 7 रुपये से ही इशू करेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है P1 + P2 + P3 + P4 + Pn डिवाइडेड बाई n, जहाँ पे P क्या है, प्राइस ऑफ वेरियस मटेरियल टू बी इशूड, और फिर n क्या है, नंबर ऑफ मटेरियल लॉट, यानी अगर मेरे पास 5 मटेरियल का लॉट है जो आया था, तो पांचों का मटेरियल का लॉट का जो प्राइस है उसको एवरेज कर देंगे, और एवरेज करने के बाद जो एक प्राइस निकलेगा उसी प्राइस से अपने इशू कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेरियस अपने निकाल गया सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, चलो सिंपल एवरेज मेथड हो गया। इसके बाद इसका एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी, सिंपल एवरेज मेथड कब एप्लीकेबल होगा, तो कब एप्लीकेबल होगा, जब प्राइसेस आर नॉर्मली स्टेबल, जब प्राइसेस नॉर्मली स्टेबल रहेंगे तब जाके ये एप्लीकेबल हो सकेगा। ठीक है, क्यों, अगर प्राइस स्टेबल है तो ही हम उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, अगर प्राइस तुरंत ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमें भी एवरेज निकालने में बहुत ही परेशानी होगा। ठीक है, दूसरा, द आइटम्स आर परचेज इन इक्वल क्वांटिटीज, आइटम्स जो है वो इक्वल क्वांटिटीज में परचेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं। इट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट एंड ईजी टू ऑपरेट। ठीक है, सिंपल
इसीलिए इसका नाम क्या रखा, सिंपल एवरेज रखा, क्योंकि इसको हम लोग कैलकुलेशन इजी बनाना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, सारे प्राइजेस को ऐड करके उसका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लॉट कर दो, एवरेज निकल जाएगा। जैसे सिंपल हम लोग बचपन में मैथ्स में सीखते थे। और इजी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट भी करना बहुत इजी है, ठीक है। दूसरा, इट गिव्स सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट व्हेन द प्राइसेस ऑफ परचेजेस डू नॉट शो मार्केट फ्लक्चुएशंस। इसमें क्या होगा कि अगर मार्केट में, समझो मेरा बात, अगर मार्केट में प्राइस बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस प्राइस से इशू करें। मान लो अगर किसी प्राइस से इशू कर देते हैं तो हमको ये लगेगा कि अरे नहीं, इतना में नहीं करना चाहिए था, इससे कम में करना चाहिए था, ये इससे ज़्यादा में करना चाहिए था। तो अपने को क्या होगा, एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि अरे यार नहीं, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा में कर देना चाहिए था, नहीं यार थोड़ा कम में कर देना चाहिए था, है ना। तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम सिंपल एवरेज, सभी का एवरेज कर दें तो क्या होगा, एक सेटिस्फैक्शन सा मिलेगा। चलो सबको हम एवरेज पकड़ लिए, ना कम ना बेसी, एक ही भाव में सबको हम तोल दिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब भी बोलते हैं ना कि चलो तुमको कितना मार्क्स मिला बताओ, तो बोलता है कोई मुझे इतना, इंग्लिश में 90 मिला, हिंदी में 60 मिला, ठीक है, मान लो मैथ्स में 50 मिला, ज्योग्राफी में 80 मिला। हम मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि मुझे एक बात बताओ, तुमको एवरेज मार्क्स कितने मिले, ठीक है, एवरेज परसेंटेज बता दो मुझे, एवरेज मार्क्स बता दो कितने मिले। तो बोलता है मुझे 85% मिले। तो मैं जान गया कि चलो ये बंदा 85% ऑन एन एवरेज स्कोर किया है हर एक सब्जेक्ट में, है ना। तो इससे सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता है। तो वही अपने सेकेंड पॉइंट में पढ़े, ठीक है। अब इट डज नॉट डिस्टर्ब द इशू प्राइस वेदर इट इज टू हाई और टू लो। अगर मेरा इशू प्राइस ज़्यादा हाई है या ज़्यादा लो है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई डिस्टर्बेंस उससे नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया ये एवरेज प्राइस ले लेता है, ना ज़्यादा ना बेसी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, एकदम एक सामान सबको लेते हुए चलो, और जो एवरेज है उसी से अपने इशू प्राइस मान लेते हैं, ठीक है। इट रिड्यूसेस क्लेरिकल जॉब टू सम एक्सटेंट। ये कुछ हद तक क्लेरिकल जॉब को कम कर देता है। क्लेरिकल जॉब मतलब क्या, जो क्लर्क वगैरह का जॉब होता है, कुछ कुछ कैलकुलेशन करना, पेजेस मेंटेन करना, एंट्री करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये क्लरिकल जॉब थोड़ा रिड्यूस कर देता है, टू सम एक्सटेंट, पूरा नहीं करता लेकिन कुछ हद तक ये कर देता है, सफल हो जाता है करने में, ठीक है। तो ये पढ़े अपने क्या एडवांटेजेस। अब अपने पढ़ते हैं क्या डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ओके, इट शोज अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक समटाइम्स। इसका मैं एक बार आपको अगर फ्यूचर में टाइम मिला तो इसका भी एक एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, कभी कि मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक बार ऐसी क्लास में एग्जांपल खुद से क्रिएट किया, ठीक है, मैं पढ़ा रहा था क्लास में, खुद से एग्जांपल क्रिएट किया। जब क्लोजिंग स्टॉक आया आखिरी दिन पे, तो वहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक होते हुए भी उसका वैल्यू कुछ अजीब सा फिगर में, माइनस में या फिर उसका जीरो में आ रहा था। हालांकि मेरे पास क्वांटिटी भी था, लेकिन उसका फिगर जीरो या फिर कुछ अजीब सा फिगर आ रहा था, ठीक है। तो वहां से सबको मैंने यही बताया कि देखो, यही एक इसका डिसएडवांटेज हो जाता है कि कभी कभी ये ऐसा फिगर दिखा देता है जो रियल लगता ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 5 अंडे हैं, उसका प्राइस 6 रुपये है, तो ये रियल लगता है कि चलो 5 अंडे का प्राइस 6 रुपये हो सकता है। 5 अंडे का प्राइस 4 रुपये है, ये भी हो सकता है। 5 अंडे का प्राइस 1 रुपया है, ये भी हो सकता है। चलो 20 पैसा करके अंडे, बहुत पहले का बाद मैं बात कर रहा हूँ जब सस्ते होते थे, ये भी हो सकता है, ये भी रियल लगता है। 5 अंडे का दाम 50 रुपया, ये भी रियल लगता है। चलो 1 अंडे का दाम 10 रुपया, आजकल ज़माना तो इतना महंगा हो ही गया है कि 1 अंडे 10 में आते हैं, तो ये भी रियल लगता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 5 अंडे का दाम 0 रुपया, ये तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे अनरियलिस्टिक वैल्यू शो करता है, ठीक है। चलो दूसरा, इट डज नॉट कंसिडर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड।
कितना मटेरियल परचेज हुआ कितना नहीं हुआ उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट कंसीडर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स परचेज्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना मटेरियल है, मेरे को सिर्फ प्राइस का एवरेज कर देना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। कितना परचेज हुआ कितना नहीं उसको मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा क्या है, देयर मे बी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस एज द मटेरियल्स आर प्राइस्ड नॉट एट एक्चुअल कॉस्ट बट एट एवरेज कॉस्ट। इसमें ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मटेरियल को हम लोग एक्चुअल कॉस्ट पे प्राइस नहीं कर रहे हैं, मटेरियल्स आर प्राइस्ड नॉट एट एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल का जो प्राइस है वो एक्चुअल कॉस्ट पे मेजर नहीं हो पा रहा है या फिर प्राइस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, उसे एवरेज कॉस्ट पे करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ ऐसा चीज यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के रूप में पड़ा रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज प्रॉफिट या लॉस के रूप में पड़ा रह सकता है क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, एवरेज कॉस्ट थोड़ा कम होगा। तो हम हमेशा यही देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट जो है वो कम रहेगा, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। और जब हम अपने मटेरियल को एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं मेजर करके या प्राइस करके एवरेज कॉस्ट पे प्राइस करेंगे तो वहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट या नुकसान रह ही जाएगा जो हम कभी भी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो मेरे हक में कभी भी नहीं आ पाएगा, हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, वो बुक्स में पड़े पड़े सड़ जाएगा, ठीक है। अमाउंट लिख देंगे, उस अमाउंट का अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, वो पड़े पड़े अमाउंट रह जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस। ओके, दिस मेथड इज इनएडिक्वेट इफ प्राइस फ्लक्चुएट्स क्विकली। अगर प्राइस बहुत ही ज़्यादा तुरंत फ्लक्चुएट हो जाता है तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस मेथड इज इनएडिक्वेट इफ प्राइस फ्लक्चुएट्स क्विकली। अगर प्राइस बहुत ही क्विकली फ्लक्चुएट हो रहा है तो भैया ये मेथड मत अप्लाई करिए, आप यहाँ से निकल जाइए, ठीक है। तो ये था अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब अपने आते हैं वेटेड एवरेज मेथड पे। किस पे? वेटेड एवरेज मेथड। ओके, अब सुनो ध्यान से। वेटेड एवरेज मेथड अपने सम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं किस तरह से समस होते हैं। तो क्या बोलता है, दिस मेथड ओवरकम्स द डीमेरिट्स, दिस मेथड ओवरकम्स द डीमेरिट्स ऑफ सिंपल एवरेज मेथड। यानी सिंपल एवरेज मेथड में जो जो कमियां या खामियां रह गई थी उसी को वेटेड एवरेज मेथड कवर कर देता है, ठीक है। आफ्टर एवरी रिसिप्ट ऑफ मटेरियल द एवरेज रेट इज कैलकुलेटेड बाय टोटल वैल्यू एंड क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि आज मेरे पास मान लो 5 पेन है, उसका प्राइस है 15। कितना है? 15। मान लो और मेरे पास 4 पेन आया, ठीक है, और मेरे पास 4 पेन आया और 4 पेन को मैंने कितने में खरीदा? मान लो 12 में खरीदा। कितना में खरीदा? 12 में खरीदा। तो बताओ मेरे पास कितने रुपए के पेन हुए और कितने पेन हुए? कितने रुपए के पेन हुए और कितने पेन हुए और एक का दाम कितना रुपया पड़ा? तो हम सिंपल सी बोलेंगे भैया 5 था, 4 आ गया तो मेरे पास 9 पेन हो गए, और 15 रुपए का पहले पेन था, फिर 12 का आ गया तो मेरे पास 27 रुपए के पेन हो गए, और 27 रुपए के पेन में टोटल मेरे पास 9 पेन हैं तो एक का दाम कितना पड़ा? 27 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज इक्वल टू ₹3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ₹3। तो बस यही वेटेड एवरेज है।
क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ जोड़ के, प्राइस को प्राइस यानी वैल्यू को वैल्यू के साथ जोड़ के उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, मेरा एवरेज रेट निकल जाएगा। और जो मेरा एवरेज रेट निकलेगा फिर उसी से अपने जितने भी इशू होंगे उसको इशू करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बोलो, देखो, thus the value of issues and stock is always within the range of highest and lowest price paid। इसका मतलब हमेशा जो भी हम इशू करेंगे और स्टॉक में रहेगा वो हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस के बीच में रहेगा, रेंज में रहेगा। ठीक है, वो कभी भी ऊपर और ना ही नीचे जाएगा। ठीक है, ओके। द इश्यूज एंड स्टॉक एट अ गिवन टाइम इज वैल्यूड एट द सेम प्राइस, इट अवॉइड्स प्राइस फ्लक्चुएशन। ये प्राइस फ्लक्चुएशन को अवॉइड करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कितना भी प्राइस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को क्वांटिटी के साथ जोड़ देना है, अमाउंट को अमाउंट के साथ जोड़ देना है और एक बेसिक प्राइस निकाल लेना है डिवाइड करके, जो कि एकदम ही हमारे नज़रों में बहुत ही सही मेथड है। ठीक है, ओके। तो ये था वेटेड एवरेज मेथड। भैया ये कब एप्लीकेबल होता है ये एक बार बताइए मेरे को। द प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग वाइडली ओवर द पीरियड, पूरे पीरियड में प्राइस इतना ऊपर नीचे हो रहा है, इतना ऊपर नीचे हो रहा है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्राइस बहुत ही ऊपर नीचे जा रहा है, आप आइए मेरे पास। किसके पास भैया? वेटेड एवरेज के पास आइए। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो जब प्राइस बहुत ही फ्लक्चुएट होगा तब एप्लीकेबल हो जाएगा। द नंबर ऑफ इश्यूज आर मैक्सिमम, जब हम जो इशू करेंगे वो उसका जो नंबर होगा वो मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इशू कर देंगे हम एक बार में, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। परचेज फी होना चाहिए, यानी अगर इशू ज़्यादा होना चाहिए तो उसका उल्टा परचेज फी होना चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉट इज़ नॉट पॉसिबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तरह से, कि भैया हमको लॉट समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉट कितना का था और ये लॉट कितना का था। कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको क्वांटिटी मालूम है? जी हाँ मालूम है। क्या आपको उसका वैल्यू मालूम है? जी हाँ मालूम है। सिंपल सी बात है, जो आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए थे इसका क्वांटिटी उसका क्वांटिटी ऐड करिए, इसका वैल्यू उसका वैल्यू ऐड करिए, टोटल क्वांटिटी और टोटल वैल्यू को एक दूसरे से डिवाइड करिए, मतलब टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, एक एवरेज रेट आपके पास आ जाएगा। ओके, एक एवरेज रेट आपके पास आ जाएगा। ओके, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है? इशू रेट क्या बताएंगे कि भैया टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हेल्ड इन स्टोर, स्टोर में जितना टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यानी टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भैया? वैल्यू बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? वैल्यू। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी मतलब केजीज वगैरह, यूनिट्स वगैरह, तो ये बोला जा रहा है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे? इशू रेट निकाल लेंगे, जैसे कि आपने मेरे साथ किया था सम में। ओके, तो लास्ट लगभग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एडवांटेजेस फटाफट देख लेते हैं, क्या है एडवांटेजेस इसका। सबसे पहला, दिस मेथड इज लॉजिकल। ऑब्वियस बात है, सबसे बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि दिस मेथड इज व्हाट? लॉजिकल। दिस मेथड इज लॉजिकल बिकॉज बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस आर टेकन फॉर कैलकुलेटिंग द वेटेड एवरेज रेट। सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम जब एवरेज निकालते हैं तो आप क्वांटिटी का भी एवरेज निकाल लीजिए और प्राइस का भी एवरेज लीजिए, फिर क्वांटिटी का और प्राइस का दोनों मिला के एक एवरेज निकालिए, जिसको हम लोग बोलेंगे वेटेड एवरेज। लेकिन भैया सिंपल एवरेज में क्या होता था, याद है क्या? सिंपल एवरेज में सिर्फ हम लोग रेट का ही एवरेज करते थे, क्वांटिटी का एवरेज हम लोग भूल जाते थे या नहीं करते थे। इसीलिए उसमें जो कमियां रह गई थी, उसमें जो खामियां रह गई थी, उसी को ओवरकम करता है वेटेड एवरेज मेथड। और वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है कि भैया वो एकदम लॉजिकल है, जिसमें हम क्वांटिटी भी लेते हैं, कॉस्ट भी यानी प्राइस भी लेते हैं, और फिर उसको वेटेड एवरेज निकालते हैं। दिस मेथड स्मूदेंस द प्राइस फ्लक्चुएशन। इसमें क्या होगा, जितना भी प्राइस फ्लक्चुएशन होता है वो एकदम ही स्मूथ हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि हम लोग को एक ऐसा रेट या एक ऐसा इशू प्राइस मिलता है जो एकदम लॉजिकल होता है, ठीक है, ना ही कम ना ही बेसी, और विद इन द रेंज होता है। ओके ओके। इट इज़ अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, इसको इनकम टैक्स अथॉरिटी ने भी अप्रूव किया है सॉरी, इससे इनकम टैक्स अथॉरिटी इनकम टैक्स आईटी अथॉरिटीज़ ने भी अप्रूव किया है। और लास्ट जो एडवांटेज है वो है इफेक्टिव व्हेन इश्यूज आर टू मेनी, जब हम लोग को बहुत ज़्यादा इशू करना पड़ता है तो ये सबसे इफेक्टिव मेथड है। क्या है ये? सबसे इफेक्टिव मेथड है। कब? जब इशूज़ बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये था अपना एडवांटेज। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। द वेटेड एवरेज रेट इज चेंज्ड ईच टाइम द न्यू मटेरियल्स आर रिसीव्ड इन स्टोर। बस यही एक कमी है इसमें कि भैया जब एक नया मटेरियल आएगा तब तक हमको उसका प्राइस और टोटल लेके मिला के उसका एवरेज करना पड़ेगा। जब एक नया मटेरियल आएगा तब रेट चेंज होगा, ठीक है। जब एक नया मटेरियल आएगा तब रेट चेंज करना पड़ता है। बस यही इसमें थोड़ा खराबी है। इट इज़ नॉट वेरी मच इफेक्टिव इफ नंबर ऑफ परचेजेस आर टू मैनी। जैसे यहाँ पे मैंने एडवांटेज में बताया था, ये लिंक करिए, यहाँ पे इसको लिंक करिए कि अगर इशू बहुत ज़्यादा है तो ये प्राइस इफेक्टिव है। तो ये प्राइस कब इफेक्टिव नहीं होगा? जब परचेजेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्या होंगे? परचेजेस बहुत ज़्यादा होंगे, तब ये इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब इश्यूज ज़्यादा होंगे तब ये इफेक्टिव होगा, इसे अप्लाई कर देंगे। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ नॉट मच रियलिस्टिक। इसमें क्या है कि इसका भी ऐसा ही है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो है वो उतना रियलिस्टिक नहीं लगता। यानी क्या लगता है? यानी अनरियलिस्टिक लगता है। क्या लगता है? अनरियलिस्टिक लगता है, ठीक है। और नॉट इफेक्टिव ड्यूरिंग शार्प प्राइस राइज। लेकिन जब प्राइस बढ़ रहा होता है और बहुत ही तीखी धार से, यानी बहुत ही शार्प उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन या फिर शार्प इंटरवल से बढ़ रहा है, तो ये प्राइस उतना इफेक्टिव नहीं है। शार्प प्राइस है मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, शार्प, ठीक है। तो इसलिए उस समय ये प्राइस या यानी ये मेथड हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। बस यही उसका एक डिसएडवांटेज है। तो अपना फिर यहाँ पे क्या चालू हो गया? सम्स चालू हो गए। तो इसका मतलब अपना थ्योरी पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज अपने क्या क्या पढ़े? सिंपल एवरेज एंड उसका एप्लीकेबिलिटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर वेटेड एवरेज का एप्लीकेबिलिटी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। एंड ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स चैप्टर, ठीक है। एंड ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स चैप्टर। तो यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ देने के लिए, थैंक्स। और अपने नेक्स्ट क्लास में जो है वो अपने चालू करने वाले हैं क्या? हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द टैक्स पोर्शन, ठीक है। तो टैक्स पोर्शन से अपने हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस जितने भी सम्स वगैरह है फिर से प्रैक्टिस करें, थ्योरी वगैरह फिर से पढ़ें। कोई भी डाउट होगा मुझे ज़रूर पूछें, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे? विदा लेंगे आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ठीक है। अपने घर पे सुरक्षित रहे और सेफ रहें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।